और काफ़ी अच्छे उन्नत किस्म का रॉकेट है ये। इसके उपयोग से 2 अन्य छोटे उपग्रहों के साथ में पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS 04 को यहाँ पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च की 54वीं उड़ान है। मतलब यहाँ पर अभी तक भारत ने यहाँ पर 54 उड़ानें इस PSLV से कर ली है और पावरफुल इंजन के साथ में ये PSLV अंतरिक्ष में भेजा गया है और ये सामान्य अध्ययन पेपर 3 के अंदर आंतरिक प्रौद्योगिकी जिसे कहा जाएगा, ये प्रीलिम्स में आने के योग्य है और मेंस में भी इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। प्रेक्षण यान तथा उपग्रह। प्रेक्षण यान तथा रॉकेट के शक्तिशाली प्रणोद प्रणोद प्रणाली का मतलब हुआ यहाँ से किस तरह उसे भेजा जाता है, पावरफुल इंजन के साथ में किस पावर के साथ भेजा जाता है अंतरिक्ष में पहुंचने तक फ्यूल की समाप्ति नहीं होती है तो प्रणोद प्रणाली काम में ली जाती है, जो कि भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न करती है और उपग्रह जैसी भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के साथ साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन स्थापित करती है। मतलब ये है कि अगर रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचने की प्रयास करता है। तो इसी प्रणोद प्रणाली को काम में लेकर यहाँ पर यान को ऊपर भेजा गया है, पृथ्वी से यहाँ पर अंतरिक्ष की तरफ भेजा गया है और यहाँ पर उपग्रह को वैज्ञानिक कार्य हेतु एक से अधिक उपग्रह के साथ में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। उनका परिचालन जो है कभी कभी दशकों तक बढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ से अगर सैटेलाइट भेज दिया गया है तो अंतरिक्ष की परिक्रमा करते करते यहाँ पर पहुंचने की जो पहुंच की समय सीमा होती है वो कभी कभी दशकों में हो जाती है। तो उस चीज को देखा जाए कि उसका फ्यूल कितने ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जा सकता है, इसीलिए भारत ने PSLV को यहाँ पर डेवलप किया। लेकिन रॉकेट या प्रेक्षण यान प्रेक्षण के बाद में उपयोग नहीं करते हैं। इसका एकमात्र कार्य है उपग्रह को उसके कक्षा तक ले जाना। मतलब यहाँ पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जाने में भी काफी दूरी है तो उस दूरी के लिए ये काम में लिया जाता है। रॉकेट के कई विक्षय ऊर्जा प्रदान करने वाला भाग होते हैं। मतलब इस तरह से कहा जाए कि इंजन के पास में 2 सपोर्ट इंजन लगे हुए हैं तो जो आपको वायुमंडल की जो परत सीमा है उससे अंतरिक्ष सीमा तक ले जाकर आपको वहां से वो दोनों उससे अलग हो जाते हैं। फिर मेन इंजन काम करता है। तो इस तरह अलग अलग विभाजित किया गया है, वियोजित करके ऊर्जा को यहाँ पर भेजा जाता है। इसका उपयोग रॉकेट के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार से ईंधन जलाने के लिए किया जाता है। ये बात इसके अंदर कही गई है। ईंधन समाप्त होने पर वे रॉकेट अलग हो जाते हैं, अलग होकर गिर जाते हैं। अक्सर वायु घर्षण के कारण ये वातावरण में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से उसे पॉलीकार्बन से बनाया जाता है ताकि वो क्या हो, नीचे आकर किसी अन्य को यहाँ पर नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह से वो वायु में घर्षण के माध्यम से ही अलग हो जाते हैं खत्म होने पर फ्यूल। ठीक है, मूल रॉकेट का काम जो होता है केवल एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जिसका उपग्रह के इच्छुक गंतव्य तक ले जाना है। एक बार जब उपग्रह के अंदर वह बाहर निकल जाता है तो रॉकेट क्या करता है, ये अंतिम भाग को या तो ये अंतरिक्ष के अंदर मलबे के हिस्सा बन जाता है या फिर ये वायुमंडल में गिरने के बाद में जल कर राख हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तो वही चीज है, रॉकेट जो होता है काफी पार्ट से बना हुआ होता है। प्रेक्षण यान के बारे में अगर हम पढ़ें तो अंतरिक्ष में अगर देखें तो पृथ्वी की निम्नतम कक्षाओं के लिए प्रेक्षण यान कौन से काम में लिए जाते हैं, तो कई उपग्रहों को यहाँ पर केवल पृथ्वी के लिए निम्नतम कक्षा के लिए आवश्यकता होती है स्थापित करने की। तो रेंज जो होती है इसकी पृथ्वी की सतह से 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की यहाँ पर रेंज होती है जो पृथ्वी से यहाँ पर बताई गई है। और अधिकतम यहाँ पर अगर कहा जाए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, संचार उपग्रह, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे हम अंतरिक्ष एक उपयुक्त प्रयोगशाला होती है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और यहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ पर स्थायी रूप से कुछ उपस्थिति समय तक रहने की उपस्थिति रखते हैं। तो ये सारी चीजें अंतरिक्ष स्टेशन है जो भारत भी बनाने जा रहा है और आने वाले समय में भारत भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े विकसित देशों के पास अपने अंतरिक्ष स्टेशन है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाकर वहाँ पर शोध करके कुछ समय रुक कर वापस आ सकते हैं और वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है व्यक्ति के एक आम जीवन में जीने के लिए। जिस तरह का एक प्ले स्टेशन भारत भी बनाने जा रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, उपयुक्त उपग्रहों में पृथ्वी की निम्नतम कक्षाओं में ले जाने के लिए कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किंतु छोटे-छोटे या कम से कम शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग करके इसका उद्देश्य किया जाता है। मतलब निम्न कक्षा में अगर आपको जाना है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता है और कम आवश्यकता के साथ आप जा सकते हैं। अगर उच्च कक्षाओं के जाना हो तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे उपग्रहों के लिए अंतरिक्ष में
ज़्यादा गहराई में जाने के लिए जाने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं इसकी सीमा बताऊँ तो 26,000 किलोमीटर की दूरी 36,000 किलोमीटर की दूरी जो पृथ्वी की सतह होती है उसके लगभग इतनी दूरी तक यहाँ पर भूस्थैलिक मतलब नीचे से ऊपर तक की कक्षा बताई गई है, भेजने के लिए काम में ली जाती है। ग्रहों का अन्वेषण मिशन में यहाँ पर अपने रॉकेटों की आवश्यकता होती है। हालाँकि इसमें यह कहा गया है कि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा गहराई तक छोड़ सकते हैं ये रॉकेट जो बनाए जाते हैं उच्च कक्षाओं के लिए इसमें अधिकतम दूरी तक छोड़ा जा सकता है। अंतरिक्ष अभियान के दौरान यहाँ पर अधिक शक्तिशाली रॉकेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च कक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी भेजने के लिए और अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, अधिक यहाँ पर इस तरह से इसको क्या कहते हैं उच्च ऊर्जा का बनाया जाता है। सामान्य तौर पर अगर उपग्रह का वजन जो होता है, वजन ले जाना जिस दूरी तक इसे ले जाने के लिए आवश्यकता होती है इसके संबंध में एक अ, दुविधा बनी रहती है कि ये जाएगा तो आधा जाता है, नहीं जाता तो उस तरह की दुविधाएं बनी रहती है। तो एक रॉकेट का भार जो होता है उपग्रह की तुलना में छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक गहराई तक भेजा जा सकता है। अगर एक रॉकेट को भेजना हो तो ज्यादातर हम उसको भेज सकते हैं। इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रेक्षण यान कौन कौन से हैं? SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो द्वारा विकसित पहला रॉकेट है जो SLVE सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा गया है। इसे इसका जो संवर्धन है उपग्रह प्रेक्षण यान है ASLV आता है। तो ये इसके अंदर बताया गया है। संवर्धित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ASLV और SLVE दोनों ही छोटे उपग्रहों को ले जाने में है। इनका वजन 150 ग्राम तक होता है जो पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जा सकता है। जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जा सकते हैं यहाँ से। और ASLV का परिचालन जो है PSLV आने से पहले 1990 के दशक में यहाँ पर शुरू किया गया था। तो भारत बहुत ही बाद में शुरू किया है पर अब अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर देखें तो PSLV जो है ध्रुवीय सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च। PSLV जो है पहला भारत का सफल प्रेक्षण अक्टूबर 1994 में किया गया और ये PSLV जो पहला लॉन्च व्हीकल था जिसमें तरल चरण लिक्विड स्टेज यहाँ पर सुसर्जित की गई। PSLV द्वारा यहाँ पर सब उपयोग में लिया जाता है। अमूमन सबसे ज्यादा विश्वसनीय भारत का रॉकेट है जिसके माध्यम से अभी तक 54 में से 52 उड़ानें सफल हुई है। 54 में से 52 उड़ानें सफल हुई, इसका मतलब जो यहाँ पर एक्यूरेसी का परसेंटेज है या फिर सक्सेस का परसेंटेज है वो 90% या फिर 85% आप यहाँ से मान सकते हैं। PSLV का उपयोग जो है भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण मिशन में किया गया है। 2008 के अंदर चंद्रयान आपको पता ही होगा और वर्ष 2013 के अंदर यहाँ पर ये अर्बटर मॉर्स अर्बटर स्पेस क्राफ्ट जो ले जाने के लिए यहाँ पर काम में लिया गया है। तो भारत का यहाँ पर जो इसरो है वो अन्य देशों के भी सैटेलाइट लॉन्च करता है और वर्तमान में भी भारत का एक सैटेलाइट यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है दूसरे देशों का भी यहाँ पर आकर लॉन्च किया जाता है। तो दो व्हीकल यहाँ पर भारत के पास में है, PSLV और GSLV। जियो क्रेनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। इसमें भी कई प्रकार के संस्करण यहाँ पर उपलब्ध हैं। GSLV में भी GSLV जो है जो GSLV सैटेलाइट है वो भी अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। GSLV रॉकेट जो है वो 18 मिशन को अंजाम दे चुका है। यहाँ पर 4 जो हुए हैं वो सफल हुए हैं। तो 18 परीक्षण किए हैं और 4 इसमें से सफल हो चुके हैं। तो 4 विफल हुए हैं, 18 मिशन, तो टोटल यहाँ पर 14 मिशन यहाँ पर सफल हुए हैं। तो 14 मिशन यहाँ पर सफल हुए हैं। यहाँ पर 60% का भी एवरेज भारत के पास में इस GSLV से भी है। यहाँ पर अगर देखें तो 10,000 किलोग्राम का के उपग्रह यहाँ पर पृथ्वी की निचली कक्षा में तक ले जा सकता है। मतलब 10,000 किलो तक का यहाँ पर निचली कक्षा तक ले जाया जा सकता है। स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक जो ऑफसेट CUS क्रायोजेनिक इंजन की बात जब कही जाती है और अंबी नारायण जी का नाम आना बहुत ही स्वाभाविक है। अंबी नारायण जी ने काफ़ी योगदान दिया है और बहुत कुछ सहा भी है। तो अंबी नारायण जी का नाम लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तीसरे चरण का यहाँ पर निर्माण करता है। MK3 संस्करण जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को यहाँ पर अपने उपग्रह लॉन्च कराने हेतु पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है। हम स्वदेश ही यूज में ले रहे हैं, हम बाहर से कुछ भी चीज को नहीं ले रहे हैं और बाहरी देशों की मदद भी यहाँ पर लेनी होती है। तो वो यहाँ पर रशिया हमारा सबसे बड़ा मित्र है जो हमारा यहाँ पर काफी मदद करता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी की है, पूर्व में भी की है, अभी भी कर रहा है। भारत अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यूरोपीय एजेंसी प्रेक्षण यान पर निर्भर करता है। बात आ चुकी है यहाँ पर यूरोपीय एजेंसियों की यहाँ पर भारत सहायता लेता है।
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी जो है छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को लॉन्च करता है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पर इस प्रकार के उपग्रह प्रेक्षण की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आज के टाइम इंटरनेट को सैटेलाइट के द्वारा चलाने की जहाँ होड़ बनी है, उसमें यहाँ पर एसएलवीई का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले समय में भारत भी इस तरह के सैटेलाइट अगर लॉन्च करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। एसएलवी जो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मौसम की जानकारी देने में भी बहुत ज़्यादा, कृषि संबंधी जानकारी हुई, सैटेलाइट, ये सारी जानकारी हमें उनसे मिलती है। ये एसएलवीई जो है 500 केजी 500 केजी तक का यहाँ पर उपग्रह, यहाँ पर भारी भरकम उपग्रह को यहाँ पर प्रेक्षित करने की सेवा देता है। जल्द ही एक स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एस EOS-03 जो है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में ले जाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पुनः प्रयोजित रॉकेट, यहाँ भविष्य में निर्माण रॉकेट जो प्राय पुनः प्रयोजित होते हैं, मतलब पुनः प्रयोजित रीड्यूस किए जा सकते हैं, वहां पर री एनर्जी उनकी यूज में ली जा सकती है। तो इस प्रकार के मिशन के दौरान रॉकेट का यहाँ पर केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नष्ट होगा यहाँ पर। वही इस तरह अधिकांश भाग जो है पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा। एक हवाई जहाज की तरह इस तरह से लैंड कराया जाएगा। तो भविष्य में इस मिशन पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो वर्तमान में आपने सुना भी होगा कुछ न्यूज आउटलेट्स के अनुसार, और जिस तरह की थिंकिंग और थॉट आपके एलोन मस्क जी बता रहे हैं, उस तरह से ये पूरी प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है कि एक तरह से आप सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और वह जाएगा और पुनः वापस उसी स्टैंड पर आकर लैंड हो जाएगा, और इस तरह से उसका यूज सिर्फ एक ही रॉकेट को बनाया दिया जाए, वो लॉन्च करेगा, वापस जाएगा अंतरिक्ष में, पुनः वापस आएगा। तो इस तरह का प्रयोजन का एक दृष्टिकोण बनाया जा रहा है। भारत के इसरो द्वारा भी इस तरह की योजना पर कार्य चल रहा है। पुनः प्रयोजन का रॉकेट निर्माण का लागत एवं ऊर्जा कटौती करेगी, और यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे को भी यहाँ पर कम करने में मदद होगी, जो कि हमें मौजूदा समय में एक गंभीर समस्या बन रही है। अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट्स काफ़ी लॉन्च किए जाते हैं, अगर वो सैटेलाइट विफल हो जाता है तो वह मलबा जो रहता है, कुछ मलबा तो समुद्र में आके गिर जाता है, कुछ मलबा जो होता है वो क्या होता है, आम जनजीवन पर जाकर गिरता है। आम जनजीवन पर जाकर गिरता है, तो इस तरह से चाइना का अभी दिसंबर के अंदर एक सैटेलाइट जो किया गया था वो दक्षिणी सागर में जाकर गिरा था। तो उस समय काफ़ी ऐसा कहा गया कि अगर वो किसी से भी टकराता है, क्योंकि ऊपर से आती हुई चीज़ अगर किसी से भी टकराएगी तो हानि का यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर कारण पैदा होता ही है। यद्यपि पूरी तरह से पुनः प्रायोजित रॉकेट जो होते हैं वो विकसित नहीं किए गए हैं, लेकिन आशंकाओं के रूप में पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहन केवल पहले से ही उपयोग में है। ऐसा इसमें कहा गया है कि पहले से ही उपयोग में लिए जा रहे हैं। इसरो ने भी अभी एक आशंका पुनः प्रायोजित विकसित किया है, जिसमें RLVETD पुनर्प्रायोजित लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट कहा गया है इसको, और 2016 के अंदर एक सफल परीक्षण उड़ान भरी थी इसने।